आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इम्प्रेग्नेटेड पेपर के बारे में। ये क्या है ना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर देखे केबल क्या होता है, देन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात कर रहे थे कि भाई इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है केबल के अंदर। अच्छा, इंसुलेशन में हमने बहुत तरीके के केबल मैंने बताया इंसुलेशन आपको 5 तरीके के, 5-6 तरीके के। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंसुलेशन पता है कौन सा है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर। अब ये इम्प्रेग्नेटेड पेपर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सर्च करा तो बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे करे और मुझे लगा कि यार इसको शेयर करना चाहिए अलग लेक्चर में। इसलिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बस याद करते चले जाते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर। आज मैं बताऊंगा कि इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता क्या है और ये नॉर्मल पेपर से कैसे डिफरेंट है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इम्प्रेग्नेटेड का बड़ा सिग्निफिकेंस है पेंट इंडस्ट्री में। तो इम्प्रेग्नेटेड का क्या मतलब है, और कोटिंग जो हम कहते हैं ना, वॉल पे कोटिंग कर दी है, तो पेपर विद कोटिंग और इम्प्रेग्नेटेड पेपर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेपर के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो अगर हम लोग ड्राई पेपर ढूंढ लें, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ पेपर, जैसे कि हमारे कॉपियों में होता है, ठीक है। तो अगर आपका पेपर ड्राई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो परफेक्ट इंसुलेटर, बढ़िया इंसुलेटर काम करेगा, पोलर भी होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अच्छा होगा। तो इसका एक अच्छा खासा इंसुलेशन हमें देखने को मिलेगा अगर पेपर आपका ड्राई है, ठीक है। तो ये बढ़िया काम कर जाएगा, कोई और इंसुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर समस्या ये है कि ये ड्राई हमेशा नहीं रहता। अगर एक बार भी पेपर वेट हो गया, यानी कि अगर इसने सराउंडिंग से, एयर से, कहीं से भी अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इट विल बिकम्स पुअर इंसुलेटर। समझ में आ रही बात? ही एकदम से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, यानी कि गुड इंसुलेटर से पुअर इंसुलेटर हो जाएगा। ये क्यों होता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होता है बिकॉज ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, अब हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो होता है, इसमें क्या होता है, देखो, पेपर जो होता है ना, वो बना होता है प्योर सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज होते हैं, मतलब रेशे होते हैं, और सेलुलोज केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो ये इसके इंटरनल केमिकल इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो केमिकली ये प्योर सेलुलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। अब प्योर सेलुलोज जो होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ये इस तरीके का फैब्रिक टाइप का होता है, तो गैप्स एंड वॉइड्स मौजूद होते हैं। मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे, तो जैसे कि प्योर सेलुलोज हो गए, तो उसके अंदर जो रेशे होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं, तो गैप्स भी होंगे, वॉइड्स भी होंगे। अब ये जो गैप्स एंड वॉइड्स हैं, यहीं से पिक्चर में आता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। समझ में आ रही? हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। तो ये जो गैप्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पानी मॉइस्चर ठहर जाता है आके। तो टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड सराउंडिंग, इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कहीं पानी गिर गया यार, पेपर डाल दो, या जैसे आपने देखा होगा कि समोसा लेके आते हैं, तो हम लोग पेपर में लाते हैं, तो पेपर क्या करता है, समोसे का तेल सोख लेता है, ठीक है। हाथ पोंछने होते हैं तो भी हम देखते हैं कहीं पानी पड़ा होता है और हम उस पर पेपर डाल दें, तो आपने देखा होगा पूरा का पूरा वो पानी तेल सब सोख लेता है अपने अंदर। सो डेट इज़ द नेचर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, इसी नेचर को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि गैप्स होते हैं प्योर सेलुलोज के पेपर में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे ना? ये जो इंसुलेटर के अंदर ये जो एब्जॉर्ब हो गए वाटर मॉलिक्यूल एयर से और सराउंडिंग से, दिस विल वीकेन दी इंसुलेशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर वाटर आ गया तो वाटर इज़ अ गुड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के, सॉरी, गुड कंडक्टर। तो अगर इंसुलेटर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट आ गई कैसे भी करके, चाहे उसने एयर से एब्जॉर्ब करा या फिर सराउंडिंग से, तो इंसुलेशन बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। एंड डेट इज़ द मेन प्रॉब्लम विद द पेपर। तो यानी कि अगर हमें इंसुलेशन के लिए पेपर यूज़ करना है, तो पेपर जब तक ड्राई है तब तक तो ठीक है, वेट हो गया तो एकदम से ये पुअर इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जुगाड़ हमने करी इम्प्रेग्नेशन की, यहाँ से जन्म होता है इम्प्रेग्नेशन का। तो इम्प्रेग्नेशन क्या होता है कि जैसे मान के चलते हमारे पास पेपर है, अब पेपर के अंदर हमने देखा कि सेलुलोज है और वॉइड्स मौजूद हैं, एयर गैप्स मौजूद हैं, देख रहे हो यहाँ पे। अब कलर चेंज कर लेता हूँ, वाइट कलर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये गैप्स मौजूद थे, ठीक है। इन्हीं गैप्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट जो थे वो एब्जॉर्ब हो जा रहे थे ना। जब हम इस पेपर को क्या करते हैं, किसी कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ इम्प्रेग्नेटेड करते हैं, ठीक है। तो इम्प्रेग्नेटेड का मतलब क्या होता है, उसको फिल कर देना, भर देना, तो हमें मिलता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर। तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर हमने क्या करा, जो पहले पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है, अब वो कंपाउंड हमारा अलग अलग हो सकता है, मिनरल ऑयल हो सकता है, या रेसिन ऑयल हो सकता है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो सकता है, उसको हमने क्या करा, इसके ऊपर जब डाला, तो ये क्या हुआ, इस पेपर के अंदर जितने भी ये वॉइड्स थे ये सब के सब भर गए। तो हमने क्या करा, जो पेपर के गैप थे उन्हें इस पर्टिकुलर कंपाउंड से भर दिया, ना कि, तो अब क्या होगा, ना कि हमने वाटर से। तो अब जब गैप हमने ऑलरेडी फिल कर दिए वाया सर्टेन कंपाउंड, ना ये जो कंपाउंड है ये हम मान के चलते हैं एक अच्छा इंसुलेटर होगा,
तो हमने क्या करा, एक इंसुलेटिंग कंपाउंड से ही इन गैप्स को भर दिया। तो पेपर एक गुड इंसुलेटर था, और जो उसके गैप थे जिनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जा रहे थे, एब्जॉर्ब हो जा रहे थे एनवायरनमेंट से, एयर से, तो वहाँ पे हमने ये पर्टिकुलरली कंपाउंड जो कि एक अच्छा इंसुलेटर था इसे भर दिया। तो दिस प्रोसेस नोन एज इम्प्रेगनेशन, ठीक है, इम्प्रेगनेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो क्या होगा इम्प्रेगनेशन, अगर कोई तुमसे पूछ ले क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग दी वॉइड्स, ठीक है, जो छेद हैं, ठीक है, एयर गैप्स और छेद जो हैं इनको भरने का जो प्रोसेस है, इसको हम इन इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको हम कहते हैं इम्प्रेगनेशन। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जो गैप्स हैं, जो छेद हैं, इनको भरने का प्रोसेस वाया सर्टेन केमिकल कंपाउंड और रेसिन ऑयल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्रेगनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और यहाँ से जन्म होता है इम्प्रेगनेटेड पेपर का। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही होगी। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इम्प्रेगनेटेड पेपर, तो नेचुरल पेपर, ठीक है, नेचुरल पेपर ले लिया, प्लस हमने उसको पर्टिकुलर कंपाउंड से इम्प्रेगनेटेड कर दिया, मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड से इसके गैप्स को भर दिया, और हमें क्या मिल गया, इम्प्रेगनेटेड पेपर मिल गया। तो इम्प्रेगनेटेड पेपर में सबसे खास बात, ये पूरा प्रोसेस करा ही क्यों जाता है, इन ऑर्डर टू ड्रास्टिकली रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अगर हाइग्रोस्कोपिक नेचर को कम करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे इम्प्रेगनेटेड पेपर ना। अब अगर इम्प्रेगनेटेड पेपर ले आए तुम, इसको अगर तुम वाटर के पास रखोगे, या मान लेते हैं कहीं पे पानी पड़ा हुआ है या एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी है, तो तुम देखोगे कि ये जो पेपर है ये सीलेगा नहीं, ये वाटर ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्राइम डेट इज़ द प्राइम नेचर ऑफ दिस इम्प्रेगनेटेड पेपर, यानी कि ये वैसे का वैसा कड़क रहेगा। आपने देखा होगा यार, बारिश के मौसम में कॉपी किताबें जो होती हैं सीलने सी लगती हैं, ठीक है, आपको लगता है कि जैसे सीलन सी हो गई है, A4 शीट भी सीली सीली सी होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एयर गैप्स एंड वॉइड्स, ठीक है, पेपर के अंदर। तो ये जब हम इम्प्रेगनेटेड पेपर लेके आएंगे तो वैसे का वैसा कड़क रहेगा यार, बारिश हो रही है कोई मतलब नहीं इसे। क्लियर हो गया, डेट इज़ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी इंसुलेटर होते हैं वहाँ सब के सब हम लोग इम्प्रेगनेटेड पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नॉर्मल पेपर का। नॉर्मल पेपर कहीं यूज़ नहीं करते, इम्प्रेगनेटेड पेपर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेपर इम्प्रेगनेटेड विद सम कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड सबसे पहले समझ लो, इम्प्रेगनेटेड अगर मान लो कोई पूछ ले तो सैचुरेटेड विद सम कंपाउंड हो गया, समझ में आ रहा है, हमने उस पर्टिकुलर पेपर के वॉइड्स को भर दिया, या दूसरे शब्दों में क्या उसे सैचुरेट कर दिया, फिलअप कर दिया पूरा एक कंपाउंड से, ठीक है, उसकी गैप्स को, ठीक है, तो अब वो पूरा तरीके से सैचुरेट हो गया है। दूसरा, अगर कोई तुमसे पूछ ले कंपाउंड क्या होंगे, तो मैंने भी पीछे बताया था, रेसिन ऑयल हो सकता है। जो हम बात करते हैं इम्प्रेगनेटेड पेपर की, देखो इम्प्रेगनेशन बहुत ध्यान से समझ लो, इम्प्रेगनेशन का जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हम लोग कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, रेसिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इम्प्रेगनेटेड पेपर में कौन सा कंपाउंड, मैंने बताया ना कंपाउंड, तो कौन सा कंपाउंड, तो हम लोग यूज़ करेंगे पैराफिनिक या फिर नेपथेनिक। समझ में आ रही बात ये। तो ये दो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पैराफिनिक, ठीक है, पैराफिनिक और नेपथेनिक, ये आपको याद होने चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है, एसएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कौन से पेपर, जो नॉर्मल पेपर है उसे इम्प्रेगनेटेड करा जाता है विद दीज टू कंपाउंड। क्लियर हो गया। नाउ अब हुआ क्या, अब देखो अंतर समझ लो, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन में क्या अंतर है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेंट वालों के लिए बहुत मजा आएगा। तो हम लोग कहते हैं ना कोटिंग कर दो, तो कोटिंग और इम्प्रेगनेशन में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मान के चलते हैं ये मेरा मटेरियल है, इसके अंदर ये वॉइड्स मौजूद हैं, पोर्स लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। कोटिंग के अंदर क्या होता है, कोटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन गैप्स को फिल नहीं करते, बल्कि पूरे के पूरे मटेरियल के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं पर्टिकुलर पेंट का। समझ में आ रहा है। तो ये मान के चलते एशियन पेंट है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, तो हमने क्या करा, एशियन पेंट की कोटिंग कर दी। तो कोटिंग करने से क्या हुआ, जो क्रैक्स वैक्स जो अंदर की चीज़ें थी वो छिप गई, ठीक है, हमने कोट कर दिया, मतलब केवल छिपी हैं, पोर्स अभी भी मौजूद हैं, बस हमने क्या करा, उसे कवर कर दिया। तो कोटिंग जब हम करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि लकड़ी के ऊपर पेंट की कोटिंग कर दो तो दीमक नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं है कि उसे हम उसके गैप्स को भर नहीं रहे हैं, उसके अंदर गैप्स आज भी मौजूद हैं, बस हम उसके ऊपर एक कवर चढ़ा दे रहे हैं जिससे कि वो आउटर एटमॉस्फेयर के डिस्टर्बेंसेस से बची रहे। तो जैसे हम घर के ऊपर कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग में क्या होता है कि हम लोग घर के क्रैक्स को भरते नहीं हैं, हम बस पेंट कर देते हैं जिससे कि बाहर की जो धूल डस्ट है वो उससे रिफ्लेक्ट होकर गिर जाए, या फिर उसमें किसी भी तरीके का मतलब अंदर ना जाए, एक कवर हो जाता है। सो डेट इज़ द डिफरेंस ऑफ कोटिंग। इम्प्रेगनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रेगनेशन में हम लोग कवर नहीं चढ़ाते, हम लोग जो उसके गैप्स पोर्स थे उसे भर देते हैं। देख रहे हो ये पोर्स थे, इसको हमने क्या करा, यहाँ पे फिल कर दिया, तो फिल दी पोर्स, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर पोर्स को फिल करते हैं। इसके अंदर हम लोग मतलब घर पे पुताई नहीं करते, घर के अंदर जितनी भी गैप्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको भर देते हैं। डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेगनेशन एंड कोटिंग। अलग अलग एडवांटेज हैं। अगर हम कोटिंग कर रहे हैं तो जस्ट कवर दी पोर्स एंड वाइड्स, हम केवल कवर कर रहे हैं,
फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। दूसरा, डोंट ऐड एनी एडिशनल फीचर। तो जब हम कोटिंग करते हैं ना, तो हम किसी मटेरियल के अंदर एडिशनल फीचर ऐड नहीं करते, बस हम उसे कवर कर देते हैं, तो मटेरियल का नेचर चेंज नहीं होता। लेकिन इम्प्रेगनेशन के अंदर क्या होता है, मटेरियल का नेचर ही बदल जाता है, ठीक है। तो ऐड एडिशनल फीचर, जैसे कि हाइग्रोफोबिक नेचर। अब देखो हाइग्रोस्कोपिक, दो वर्ड याद रखना। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है पानी के प्रति लगाव वाला, यानी कि पानी को खींचने वाला। और हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया पानी को रिपेल करने वाला। तो जब हम इम्प्रेगनेशन कर देते हैं पेपर का, तो इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी को रिपेल करने लगता है। दैट इज़ द क्वालिटी जो कि हम लोग इम्प्रेगनेशन से कर सकते हैं। कोटिंग से क्या होता है कि कोटिंग से हम ये कह सकते हो, जैसे आजकल आ रहा है कि हमने कोटिंग कर दी, अब उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी गिर जाएगा फिसल के। तो हमने जो कोटिंग करी है, इससे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, मतलब हमने उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर चढ़, जैसे आप क्या करो, जैसे तुम क्या करो, कॉपी के ऊपर तुम वो चढ़ा देते हो पन्नी। तो पन्नी चढ़ाने से क्या होता है, जो उसके अंदर का पेज है उसकी नेचर चेंज नहीं हुआ, हमने जस्ट उसको कवर कर दिया है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझ लो। जैसे तुम लोग कवर बुक लेके आए, बुक के ऊपर कवर होता है, तो उसके ऊपर हम लोग पन्नी चढ़ा देते थे। तो पन्नी से क्या करते हैं, या जैसे मान के चलते हैं, आपने देखा होगा आपका डीएल है, डीएल हो गया या आरसी हो गई, या जो तुम्हारा लाइसेंस होता है, इन सब के ऊपर हम लोग लेमिनेशन करवाते हैं। लेमिनेशन, गाड़ी के लाइसेंस उसेंस का लेमिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो लेमिनेशन कराने से क्या हुआ, हमने कोटिंग कर दी। कोटिंग करने से जो उसके अंदर कागज़ है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, वो अगर खुले में रखोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन क्योंकि हमने उसके ऊपर कोटिंग कर दी है, तो हमने उसे आउटर मॉइस्चर से बचा लिया। तो कागज़ की प्रॉपर्टी लेकिन हमने चेंज नहीं करी, हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। इम्प्रेगनेशन में क्या होता है कि हम लोग कागज़ की प्रॉपर्टी ही चेंज कर दें, मतलब कागज़ कोई हमने ऐसा बना दिया कि उसको धूप में रखो, छाँव में रखो, कोई चेंज नहीं आएगा। सो डेट इज़ द क्वालिटी। आजकल देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ़ोटो आते हैं, आपने देखे होंगे, आजकल फोटोग्राफर्स ऑफर करते हैं, तो वो इम्प्रेगनेटेड पेपर होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपने वो फ़ोटो आपका प्रिंट हुआ है, तो वो चिपकेंगे नहीं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रंग नहीं उड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इम्प्रेगनेशन की निशानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग परमिटिविटी भी कहते हैं। तो ये हम लोग जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन कभी भी डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर में, तो आपको याद हो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो पेपर का होता है 3.7, इम्प्रेगनेटेड पेपर का होता है 3.5। पेपर जब मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ड्राई पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैक्स्ड पेपर का 2.5 और ऑयल पेपर का होता है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे यार ये चीज़ बड़ा कह सकते हो इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मल पेपर वैसे तो बहुत अच्छा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख रहे हो 3.7, इम्प्रेगनेशन करने के बाद इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो इम्प्रेगनेटेड पेपर से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। लेकिन अगेन इम्प्रेगनेटेड पेपर, क्योंकि ये हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये पेपर वेट हो गया तो ये सब काम ख़राब कर देगा। डेट इज़ द केस। तो सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा है ऑयल पेपर, ठीक है। ऑयल से हमने अगर इम्प्रेगनेटेड जो हमने करा है, इम्प्रेगनेशन करा है, वो ऑयल के थ्रू अगर कर दिया है तो वो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो कि एक इंसुलेटर बर्दाश्त कर सकता है सेफली विदाउट ब्रेकडाउन हुए, तो हम कह देते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये मेजर होती है वोल्ट पर मीटर में, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो एयर, ड्राई एयर की कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶। अब एयर से कंपेयर करो पेपर की, पेपर कितनी, 16 × 10⁻⁶ है, ठीक है। ड्राई पेपर, ये भी ध्यान रखना, ड्राई पेपर की। इम्प्रेगनेटेड पेपर की थोड़ी सी कम है, 11 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। पीवीसी की कितनी है, 14 × 10⁻⁶ है, पीवीसी देखो अच्छा है। एंड नायलॉन की कितनी है, 14 × 10⁻⁶ है। तो पीवीसी भी बहुत अच्छा इंसुलेटर है, मैंने बता रखा है। तो इम्प्रेगनेटेड पेपर में पेपर के मुकाबले थोड़ी सी कम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन अगेन ये पेपर ड्राई होगा तभी तो अच्छी देगा, अगर एक बार वेट हो गया तो बेकार हो जाएगा, डेट इज़ द केस। तो इसलिए हर बार हम लोग ये प्रेफर करते हैं। नाउ फीचर्स की बात कर लेते हैं इम्प्रेगनेटेड पेपर की। सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर रेटिंग, यानी कि 90 डिग्री तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम बढ़िया सा यूज़ कर सकते हैं। अगर बिलो 90 डिग्री काम कर रहे हो केबल में, तो पेपर इंसुलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे इम्प्रेगनेटेड पेपर से। हाई इंसुलेशन है, ये हमने देख ही लिया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है। हाई वोल्टेज पावर केबल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा अराउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 83% जो हाई वोल्टेज के केबल होते हैं उनमें पेपर ही यूज़ होता है। तो जनरली हम लोग जब भी हाई वोल्टेज केबल की बात करेंगे, 11 किलो वोल्ट से आई थिंक 33 किलो वोल्ट को हाई वोल्ट कहेंगे, या हाँ ऐसी कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा करी थी, 11 किलो वोल्ट के अप्रॉक्स को हम लोग हाई वोल्टेज कह देते हैं। तो उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, इंसुलेट ये इम्प्रेगनेटेड पेपर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा 83% हम लोग पेपर इंसुलेशन ही यूज़ करेंगे। तो पेपर अगर कहीं लिखा है
तो समझ लेना इम्प्रेगनेटेड पेपर की ही बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेफर्ड इन केबल वेयर रूट्स हैज़ बीन वेरी फ्यू जॉइंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग पेपर इम्प्रेगनेटेड पेपर का इस्तेमाल उन केबल में ज़्यादा करेंगे जहाँ पे हमें जॉइंट्स कम है, मतलब बैंड्स एंड जॉइंट्स कम है। अगर वहाँ पे जोड़ रहे हो तो पेपर तुम्हें काटना पड़ेगा, तो जॉइंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो पेपर कटवट करना पड़ेगा। एंड एक बार अगर तुमने कटिंग करी तो वहाँ पे क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है वो कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो आप वहाँ यूज़ करें जहाँ पे जॉइंट्स कम है। ठीक है, ज़्यादा अगर जॉइंट्स की एप्लीकेशन है तो क्या यूज़ करें, VIR। ठीक है, VIR मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो VIR केबल का इस्तेमाल करें अगर जॉइंट ज़्यादा है, और जॉइंट्स कम है आपके एप्लीकेशन में या रूट में केबल के, तो आप इम्प्रेग्नेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नाउ अगर इस लेक्चर की PDF चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा PDF। इसी तरीके कलरफुल PDF आपको और भी पुराने लेक्चर की भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे लेक्चर कवर कर रखे हैं, और भी रोज़ हर वीक में 2 लेक्चर करीब कवर करता हूँ, जिसमें हम लोग पुराने MCQ को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 60 रुपीज़ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन करें और कंप्लीट प्रिपरेशन करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।